आज रौनक भरा दिन है। 15,300 के आसपास इस समय निफ्टी मंडरा रहा है, लेकिन सेंसेक्स ने 51,000 के लेवल्स को छुआ, उसके पार ट्रेड दिखाया और जोश यहां पर भी हाई है। चौतरफा खरीदारी वाला सत्र, एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है और ज्यादातर सेक्टर्स आज के इस मूव में कर रहे हैं पार्टिसिपेट। तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब तक की हाइलाइट्स। एक्सपायरी है कल मे सीरीज की और उससे ठीक पहले 15,300 को दस्तक दे चुका है निफ्टी, उसी के करीब ये ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ सेंसेक्स 51,000 के पार निकलने में रहा कामयाब। वहीं देखिए निफ्टी बैंक में भी सुधार देखने को मिला है, नीचे से 350 अंकों का उछाल, इस समय 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है इस ट्रेड में। साथ ही साथ आज मिड कैप्स ने भी किया है आउट परफॉर्म। आईटी, रियल एस्टेट, फार्मा, फाइनेंशियल शेयर यहीं पर है सबसे ज्यादा तेजी। हालांकि आज के दिन मेटल शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो मूड दरअसल तेजी का है, माहौल खरीदारी का बना हुआ है और यहां से आगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस सब पर होगी डिटेल में बातचीत। आज हमारा दरअसल साथ दे रहे हैं कुणाल रामभिया। कुणाल, स्वागत है आपका। पहले इंडेक्स का ट्रेड देखिए, 15,300 तक हम पहुंचे, फिर ऊपरी लेवल से बहुत मामूली सी गिरावट आई है या फिर मुनाफा वसूली कह सकते हैं। कल एक्सपायरी, तो प्री एक्सपायरी इस समय क्या एक तेजी का ट्रेड लेकर चले? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। जैसे आपने बताया, हमने थोड़ी सी बिकवाली देखी है, बट वो साइडवेज कंसोलिडेशन ही है और अब तक ट्रेंड अगर आप देखिए तो पॉजिटिव रहेगा। अगर कल की एक्सपायरी की बात करते हैं तो यस्टरडे दैट इज 25 मई का जो बॉटम बना था, हम वहां से अच्छे खासे ऊपर हैं और अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम चल ही रहे हैं। सो जब तक निफ्टी स्पॉट लेवल 15,250 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम इसमें बुलिश व्यू ही रखेंगे। आई थिंक हमें कल के क्षेत्र में कल तक 15,350 टू 15,400 तक के लेवल्स देख सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें भी देखने मिला है। जब तक बैंक निफ्टी 34,650 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम इसमें भी बुलिश व्यू रख सकते हैं और इसका हम टारगेट रखेंगे 35,150 का। सो दोनों इंडेक्स में ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बट आई थिंक दैट विल कैप्चर अप, पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। तेजी की पोजीशन होल्ड करें। आपने इस समय के लिए क्या स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं? अर्षदा जी, दो काउंटर मेरे नजर में एज ऑफ नाउ चल रहे हैं और एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। देखिए काउंटर 165 से नीचे 155 तक आया था और वहां से आज अच्छे ट्रैक्शन में काउंटर ऊपर आया था। सो हम इसमें 155 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 164 का बनेगा। और दूसरा जो काउंटर है वो है आईटीसी। आईटीसी स्मार्टली 207 से 212 तक आया था, साइडवेज कंसोलिडेशन में है, कर्व फॉर्मेशन के सपोर्ट पे मिल रहा है, तो वहां पे भी बाय की सलाह बनेगी। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 210 का और पहला इसका टारगेट बनेगा 215 का। ओके, तो ये देखिए आईटीसी में तेजी की पोजीशन 215 के टारगेट के लिए एक मौका आपको दिख रहा है, खरीदारी करनी है इस ट्रेड में। और साथ ही साथ दूसरा ट्रेड भी आपके सामने कुणाल रामभिया का आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एमएनएम फाइनेंशियल और फाइनेंशियल स्टॉक्स में वैसे भी तेजी देखने को मिली है, 164 का टारगेट है। कुणाल, कुछ गेनर लूजर स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उनमें से कुछ स्टॉक्स पर आपकी भी मैं राय लूंगी। तो इस समय आप देखिएगा मूड दरअसल तेजी का है। फाइनेंशियल की बात एमएनएम फाइनेंस में रिफ्लेक्ट हो तो रही है, लेकिन इसके अलावा उज्जीवन, इक्विटास जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली। आज कैथलिक सीरियन बैंक में 3% का उछाल, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी 4.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। फार्मा कंपनियां, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा जोश तेजी देखने को मिली है इंडोको रेमेडीज और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम मैनेजमेंट को भी जोड़ने वाले हैं। 12% ऊपर नतीजों के बल पर, वॉकहार्ट 7% ऊपर। आज पनाशिया, न्यूलैंड लैब जैसे काउंटर्स में भी अच्छे वॉल्यूम्स पर हो रही है खरीदारी। कुछ गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इसमें आपको दिखाई देगा शालीमार पेंट 13% ऊपर, शेल्बी का स्टॉक 7.5% ऊपर, मिसेस बेक्टर में 4% की बढ़त, तो इन्फो एज में भी रुझान बढ़त पर ही देखने को मिला है, 3.5% तक की तेजी देखी गई है। कुणाल, ये इन्फो एज पर मैं आपसे एक टेक चेक लेना चाहती हूं, क्योंकि जब से ये जोमैटो का आईपीओ आएगा अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा और पिछले 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज ये तेजी पकड़ रहा है 4,500 के लेवल पर। यहां से अगला पड़ाव क्या रहेगा? हम देख रहे हैं फ्यूचर्स में एक्शन है, तो क्या ये रोल ओवर्स भी अच्छे खासे होते दिखाई दे रहे हैं अगली सीरीज में?
आई एब्सोल्युटली अग्री हर्षदा जी। अगर मैं इसमें फॉर्मेशन की बात करता हूं तो मुझे दिसंबर 2020 की जो बॉटम बनी थी वो 4200 की दिख रही है, और काउंटर ने 4 बार वहां से लेके अब तक 4 बार 4200 की ही बॉटम बनाई थी। लास्ट वीक की भी जो बॉटम बनी थी 4220 की बनी थी, और काउंटर वहीं से रिवर्सल हो रहा है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल है, यहीं पे बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना होगा और वो है 4220 का, और हम इसका जो पहला टारगेट रखेंगे वो 5100 का रखेंगे, और इसके ऊपर आई थिंक एक नई ट्रेंड इमर्ज हो सकती है। सो अगले पूरे सीरीज के लिए इन्फो एज शॉर्टलिस्ट करके बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो जून सीरीज में स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा और जून तक होपफुली वो जोमेटो के आईपीओ के डिटेल्स भी सामने निकल कर आएंगे, प्राइसिंग और टाइमिंग भी। चलिए अब जोड़ते हैं सुमित को, और सुमित आपको बताएंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उन कंपनियों में, नंबर से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। कैडला रेडार पर रहेगा, पेज इंडस्ट्रीज रेडार पर रहेगा। बताइए सुमित, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तो कल एक हैवी रिजल्ट डे है मिड कैप के अगर स्पेस में देखें या स्मॉल कैप के स्पेस में देखें तो अच्छे खासे नंबर्स आने वाले हैं। शुरुआत करता हूं मैं कैडला के नंबर्स के साथ। अनुमान है करीब करीब 3880 करोड़ रुपए इनके रेवेन्यू इस तिमाही के अंदर रहेंगे। 3% के आसपास यहां पर बढ़त आने का अनुमान है, 3752 करोड़ से बढ़कर। एबिटा फ्रंट पे 5% की बढ़त, 834 करोड़ रुपए एबिटा रहता है। मार्जिन भी करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ेंगे, 21.5% के आसपास के मार्जिन आएंगे। मुनाफा 502 करोड़ 390 करोड़ से बढ़कर आएगा। सीक्वेंशियल बेसिस पर यूएस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो कुछ कंपनी के नंबर्स को सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो फेवरेबल बेस था लास्ट क्वार्टर में Q3 के अंदर, तो वो भी कुछ हद तक सपोर्टिव होगा, जिसके आधार पर Q on Q बेसिस पे भी जो कंपनी के नंबर्स हैं थोड़े से बेहतर होंगे। और साथ ही साथ जो इनकी डॉक्सिल और लियाडला जेनरिक, ये 2 दवाएं हैं, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर होने का अनुमान है। लेकिन हाँ, यूएस पोर्टफोलियो के ऊपर किस तरह की कमेंट्री आती है गोइंग फॉरवर्ड, ये एक क्रूशियल पार्ट रहेगा जिसके ऊपर नजर बना के रखी जा सकती है। दूसरी तरफ नंबर आने वाले हैं पेज इंडस्ट्री के, और लक्स के नंबर्स के बाद, लक्स इंडस्ट्री के नंबर के बाद ये मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है कि पूरे ही होजरी स्पेस के, इनरवेयर स्पेस के एक स्ट्रॉन्ग नंबर आएंगे। पर्टिकुलरली पेज की बात की जाए तो 756 करोड़ रुपए के आसपास की आय आने का अनुमान है, 540 करोड़ से। एबिटा फ्रंट पर 170 करोड़ का एबिटा आएगा, जो कि 50 करोड़ से बढ़ के आएगा, तो 3 गुना के आसपास एबिटा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन भी 11 से सीधे 22% होंगे, दोगुना होने का अनुमान है मार्जिन फ्रंट पर भी। और मुनाफा भी 40 करोड़ से सीधे 150 करोड़, करीब करीब 3 गुने से ज्यादा मुनाफा भी बढ़ने का अनुमान है। 32% वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत है, लो बेस का एक सीधा सीधा बेनिफिट यहां पर मिलेगा। प्लस एथिल लेजर, उनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है, ऐसा एक अनुमान बाजार में लगा के चला जा रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो एथिल लेजर की काफी ज्यादा डिमांड है। रियलाइजेशन ग्रोथ बेहतर रहने का अनुमान है वाई बेसिस पर। थोड़ा इंपैक्ट यान के जो प्राइसेस बढ़े थे उसका जरूर कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन Q on Q बेसिस पे भी कंपनी के नंबर सबड्यूड फ्लैट साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वाई में छोटे बेस का बड़ा इफेक्ट रहेगा। और 2 चीजें, एक गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का आउटलुक है खासतौर से लॉकडाउन की ड्यूरेशन में, और दूसरा किड सेगमेंट कैसे परफॉर्म करता है। ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर नजर रखनी होगी। ओके, तो इंटरेस्टिंग नतीजे रहेंगे। ऑफ कोर्स एथलीजर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है पिछले 1 साल में, कितना फायदा Q4 में रिफ्लेक्ट होगा ये देखना बाकी है। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद कोविड वॉरियर्स में आज हम बात करेंगे इंडोको रेमेडीज से। दरअसल ये फाविपिराविर बनाते हैं और कुछ और प्रोडक्ट शायद इनके पाइपलाइन में आ सकते हैं। आगे का क्या वैक्सीनेशंस के साथ जुड़ने का कंपनी का प्लान है, और ऑफ कोर्स नंबर्स बहुत ही शानदार रहे, उस पर डिटेल में होगी कंपनी के एमडी से बातचीत। बने रहिए CNBC आवाज पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hetic Fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. Immense alkaline batteries are leak resistant and environment friendly too, as they leave no carbon footprint. जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power.
क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। आज खरीदारी का दिन है। 65 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में जरूर दिखाई दे रही है। ऊपरी लेवल से अगर आप गौर करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है, डे हाई से हल्का हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और खास तौर से फार्मा कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही हैं। हमने आपको वो लिस्ट दिखाई थी, इंडोको हो, वॉकहार्ट हो, सारी कंपनियों में तेजी देखने को मिली है और इस हिस्से में हम एक फार्मा कंपनी पर ही फोकस करने वाले हैं। बात होगी इंडोको रेमेडीज की। याद रखिएगा, ये वो एक कंपनी है जो दरअसल नतीजों के बल पर भागी है, लेकिन एक और चीज आपने देखनी है कि कोविड की जो स्थिति है, क्राइसिस है, उससे जूझने के लिए इस समय इनका एक ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। तो किस तरह की स्थिति है, क्या डिमांड है, उस पर भी हम डिटेल लेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं इंडोको रेमेडीज की एमडी अदिति करे पनंदिका। अदिति जी, स्वागत है आपका। ये क्वार्टर आपके लिए बहुत मजबूत रहा, उस पर मैं आपसे डिटेल में बातचीत करूंगी, लेकिन इस समय जो ऑन हैंड क्राइसिस है, बढ़ते कोविड केसेस की, हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा है उसमें भी थोड़ी सी नियंत्रण देखने को मिला है और धीरे धीरे करके रिकवरी रेट भी हमारी बढ़ी है। इंडोको रेमेडीज ने मुझे याद है सितंबर 2020 यानी कि पिछले साल फाविपिराविर का एक वर्जन लॉन्च किया था। ये बताइए वो कितने इस्तेमाल में आता है ड्रग कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, क्या आपकी कैपेसिटीज हैं, क्या ऑफ लेट जो केसेस बढ़े हैं उसके मद्देनजर आपने इस पर्टिकुलर ड्रग की कैपेसिटी और सप्लाई बढ़ाई है? आप फाविपिराविर जो ड्रग है वो कोविड में बहुत इस्तेमाल होता है और अगर आप अर्ली स्टेजेस कोविड डिटेक्शन जब हो जाता है तो अर्ली स्टेजेस में अगर आप फाविपिराविर लेंगे तो डिजीज क्योर होने की आशा होती है और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से फाविपिराविर एक बहुत ही यूजफुल ड्रग रह चुका है फार्मा इंडस्ट्री में इस साल में कोविड ट्रीटमेंट में। हमारा जो ब्रांड है फेविंडो वो 400 मिलीग्राम, 200, 400 और 800 मिलीग्राम तीनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये जो सेकेंड वेव आई है उसमें फेविंडो का बहुत सारा कंजम्पशन हमने देखा है। रही बात कैपेसिटी की, तो ये जो वेव आई है उसमें हमारे लिए स्टॉक हमारा अवेलेबल था ड्रग का और आगे चल के स्टॉक कैरी करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इसकी स्टॉक होल्डिंग भी बढ़ाई है। तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम होने की आशा नहीं है, लेकिन फेविपिराविर जो है वो कोविड के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इंडोको का और एक बहुत ही और बहुत सारे ड्रग्स हैं इंडोको के जो कोविड की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कार्वॉल प्लस जो स्टीम इनहेलेशन के माध्यम में स्टीम में डाल के लोग लेते हैं प्रिवेंशन के लिए। एटीएम जो एंटीबायोटिक है जो अर्ली स्टेज में जब आपको पता नहीं होता कि आपको कोविड है कि नहीं तब फीवर के बाद लिया जाता है। सो बहुत सारे ड्रग्स हैं और यस इंडोको पूरी तरह से तैयार है ये जो वेव है और ये वेव अभी कंट्रोल में आ रही है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे लोगों को मेडिसिन टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ओके, क्योंकि डिमांड काफी थी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, क्या आपको कैपेसिटी बढ़ाने या फिर सप्लाई बढ़ाने की जरूरत पड़ी या फिर आपकी कैपेसिटी वैसे भी फुल्ली यूटिलाइज हो रही थी तो इसीलिए आपने कहा पर्याप्त अवेलेबिलिटी थी स्पेशली फेविंडो की? फेविंडो के लिए जैसे मैंने कहा हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, पूरी तरह से नहीं। मंथ एंड में हमारे थोड़े ऑर्डर्स थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के कदम हमने उठाए हैं तो अभी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आगे चल के प्रोडक्ट शॉर्टेज या ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। अच्छा, मुझे याद है आप लोगों ने ये भी कहा था कि आप इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए कुछ चूएबल टैबलेट्स लॉन्च करेंगे, वो जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी वाली टैबलेट्स होंगी, क्या वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं? हाँ, जिंक विथ विटामिन सी एंड डी, जिम्यून सीडी जिसे बोलते हैं, जेड लेवल इम्यूनिटी, वो प्रोडक्ट इंडोको ने लॉन्च किया है।
लेकिन इंडोको एक ऐसी कंपनी है कि हम प्रोडक्ट्स जो हमारे बेचे जाते हैं वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बेचे जाते हैं, और जिम्यून सीडी के लिए हमारी जो टीम्स है वो प्रोडक्ट प्रमोशन डॉक्टर्स को कर रही हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आगे चल के ये प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से सेल होगा। अच्छा मैम, आजकल जो ये ब्लैक फंगस और का जो कहर है उसमें कई लोगों ने कहा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक के वजह से वो फंगस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? उस लिहाज से क्या कुछ डिमांड पर इम्पैक्ट आया है, और क्या वाकई में एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक से ये फंगस बढ़ने के चांसेस हैं केसेस में? कोविड एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में, और कोविड रिलेटेड जो इलनेस है जैसे ये म्यूकोमाइकोसिस, अभी बहुत सारा पता चलना है, और जैसे बहुत मेडिकल लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड। लेकिन अपफ्रंट मेरा ऐसा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वेंटिलेटर और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें बहुत सारी ट्यूबिंग रहती है जिसमें से जर्म्स आ सकते हैं, तो उसकी वजह से म्यूकोमाइकोसिस होने की ज्यादा चांसेस है। ड्रग लेने से हुए या नहीं ये चांस बहुत कम है। आप साइंटिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी को तो मालूम ही है कि सारे ड्रग्स हम लोग जो लेते हैं उनका हाफ लाइफ होता है हमारी बॉडी में, तो ऐसा नहीं है कि ड्रग परमानेंटली रहता है। तो मेरे ख्याल से म्यूकोमाइकोसिस ज्यादातर ऑक्सीजन यूजेज की वजह से हुआ है। फिर भी एज मोर एंड मोर डेटा कम्स आउट अबाउट दिस, सब लोग ध्यान दे के देयर विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर। मैंने सोचा कि इस पे मैं सवाल पूछ लूं, क्योंकि काफी अफवाहें हैं कि आपने जिंक ज्यादा खा लिया इसीलिए आपको ये हुआ है, लेकिन क्लियरली बड़े केसेस में जहां पर ऑक्सीजन लिया जा रहा है और अगर आपकी ऑक्सीजन ट्यूब स्टेरिलाइज ठीक से नहीं है तो वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन ये इनफैक्ट एक लड़ाई है जिसमें सभी को हाथ बटाना होगा। कई कंपनियां दूसरे प्लेयर्स से बातचीत कर रही हैं। भारत में आप जैसी कंपनियां जिनके पास शायद कैपेसिटी है, थोड़ा सा आपको रीमॉडलिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन क्या आप लोग भागीदार बनेंगे वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए? वैक्सीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म है। इतने साल से हम लोग बच्चों को बहुत तरह के वैक्सीन देते आए हैं, लेकिन एडल्ट वैक्सीनेशन जो है सिर्फ कोविड की ही नहीं, बहुत सारी डिजीजेज है जिसके लिए एडल्ट वैक्सीन भी है। कल्चरली लोग तैयार नहीं थे पहले, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद एक एक्सेप्टेंस बढ़ गया है वैक्सीन के लिए। सिर्फ कोविड की अगर आप बात करेंगे तो द नंबर्स ऑफ वैक्सीन्स, अगर हर साल पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लेना पड़ेगा और आगे चल के जैसे म्यूटेंट्स आएंगे, अगर हर क्वार्टर या हर 6 मंथ्स लेना पड़ेगा तो बहुत सारी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। और काफी फार्मा कंपनीज वैक्सीन में ध्यान दे रही हैं। इंडोको के पास आज कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग शुरू की है कि वैक्सीन की ओर ध्यान दे और आगे चल के वैक्सीन डेवलप करके मार्केट में पहुंचाएं। ओके, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। अगली बारी जब हम आपसे बात करेंगे होपफुली उस पर आपके पास एक अपडेट होगा। कमिंग टू योर नंबर्स मैम, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मैं देख रही थी इस तिमाही में आपकी कंपनी ने पेश किया है और आपका गाइडेंस भी मजबूत है। मुझे बताइए, यूएस बिजनेस में हमने देखा अब की बारी थोड़ा सा प्रेशर आया है, किस वजह से आया है? FY22 में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? और डोमेस्टिक बिजनेस क्या ये कोविड ड्रग्स के चलते और बेहतर करता हुआ दिखाई देगा FY22 में? आपने यूएस के बारे में पूछा तो मैं ये बता दूं कि इस क्वार्टर में हमने पहली बार फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जो जेनेरिक है ब्रिंजोलामाइड का, वो टेवा कंपनी के साथ लॉन्च किया है। और जो नंबर की बात आप कर रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, तो थोड़ा सा वेरिएशन यूएस में आएगा ही, क्योंकि यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ कैंपेन में बनते हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस और प्रोडक्ट मिक्स में फर्क होता है। तो ये इंडिया में जैसे हम लोग ब्रांड बेचते हैं वो टाइप का बिजनेस नहीं है। अभी प्रोडक्ट यूएस में ट्रांसफर होता है तब कंपनी को रेवेन्यूज मिलते हैं, फिर फ्रंट एंड पार्टनर यूएस में जो है वो बेचेंगे और फिर से ऑर्डर आएंगे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर वेरिएशन आने की चांसेस बहुत हाई रहती हैं। इफ यू वांट टू स्टडी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस तो उसको थोड़ा लॉन्गर पीरियड पे 6 मंथ्स या 1 साल पे कि इट्स बेटर टू कंपेयर इट दैट वे। लेकिन
I think that was the first question. Or what was the second question? I'm sorry. डोमेस्टिक बिजनेस क्या ग्रो होने के चांसेस हैं courtesy the कोविड प्रोडक्ट्स? वेल नॉट जस्ट कोविड प्रोडक्ट्स. ये साल क्या हुआ कि इंडोको की जो थेरेपी बास्केट है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अक्यूट थेरेपी के हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी रेस्पिरेटरी, एंटी कोल्ड. और ये साल लॉकडाउन में बहुत, बिकॉज पीपल वर स्टक एट होम, मास्क का यूजेज बहुत ज्यादा हुआ है, बाकी इन्फेक्शंस बहुत कम हुए और उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है. लेकिन आगे चल के अभी जो जनरली पोस्ट वैक्सीनेशन मूवमेंट लोगों की बाहर बढ़ गई है, पीपल हैव टू गो आउट फॉर कॉमर्स सेक, और जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये साल में ऐसे देखने को आया है कि नॉट जस्ट कोविड बास्केट बट बहुत सारे जो अलाइड प्रोडक्ट्स है, जैसे कोविड प्रिवेंशन के लिए, कोविड ट्रीटमेंट के लिए, कोविड के बाद भी जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस या एंटी हिस्टामिनिक्स की जरूरत है, वो सारे प्रोडक्ट्स मूव हो रहे हैं. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंडिया बिजनेस विल डू वेल. फाइनली मैं आपसे मार्जिन्स पर भी एक आउटलुक लेना चाहूंगी, क्योंकि इस क्वार्टर में आपके 12% से मार्जिन्स बढ़ के क्लोज टू 18% आ गए हैं. क्या ये 18% आप और बेटर कर पाएंगे FY22 में, और क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रह सकते हैं फिर उसके लिए? राइट. तो हमारी कंपनी के लिए दो मेन बिजनेसेस आर गोइंग टू बी ड्राइविंग फैक्टर्स. एक तो इंडिया में किस तरह से हमारे ब्रांड्स मूव होते हैं, इंडियन सेल कैसे बढ़ता है, बिकॉज इट इज मोर देन 60% ऑफ द टॉप लाइन. और दूसरी ओर यूएस में किस तरह से हमारे वॉल्यूम बढ़ते हैं. तो हमारी कंपनी ने यूएस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स फाइल करके रखे हैं यूएस FDA के साथ, और बीच में हमारी फैक्ट्रीज में थोड़े FDA के प्रॉब्लम्स आए थे. उसके पश्चात सब कुछ क्लियर हो गया, तो अभी अप्रूवल्स आने शुरू हो गए. सो दिस बिजनेस इज ऑल्सो गोइंग टू रैंप अप वेरी फास्ट. तो इन दोनों बिजनेस के रैंपिंग अप को देखते हुए I am very confident that we will be able to move up the margins to at least 19%. ओके, 19% तक के मार्जिन्स कंपनी पेस्ट करती हुई दिखाई देगी. शायद यही वजह है, और इसी कमेंट्री पर वो स्टॉक आज लगभग 17% भागा है. बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. तो स्टॉक कर रहा है आउट परफॉर्म, और नतीजों के साथ साथ कंपनी का गाइडेंस भी काफी मजबूत है. कुणाल, आपने आई एम श्योर चार्ट चेक कर लिया होगा इंडोको रेमेडीज. फटाफट बताइए 396 के बाद अगला पड़ाव क्या रहेगा? हर्षदा जी, फॉर्मेशंस बहुत ही अच्छे हैं. हाई टॉप हाई बॉटम डेली चार्ट पे चल रहा है, बट काउंटर एज ऑफ नाउ जून 2015 के हाई पे पहुंचा हुआ है, वो जो 400 रुपए का था. 400 से 125 की रैली देख के फिर से 400 पे पहुंचा है. सो शायद 400 पे थोड़ा सा पॉज आ सकता है, यहाँ से थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन ये जैसे क्रॉस होता है 550 तक के लेवल्स डेफिनेटली ओपन हो रहे हैं. ओके, तो 550 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और कमेंट्री भी मजबूत है, फंडामेंटल आउटलुक भी पॉजिटिव है, तो स्टॉक की चाल मजबूत रहेगी. शुक्रिया कुणाल हमारे लिए समय निकालने के लिए आज. फटाफट देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 में क्या स्थिति बन रही है. तो 2 अपडेट्स हैं. एक तो हिमांशु गुप्ता ने GNA एक्सेल में प्रॉफिट बुक कर लिया है. 450 रुपए के लेवल्स पर इन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया. इनका वैसे टारगेट GNA एक्सेल के लिए 485 का था. शंकरा बिल्डकॉन में नीतीश कुमार ने प्रॉफिट बुक किया है 460 के लेवल्स पर. इनका टारगेट 484 था. और पिटी इंजीनियरिंग में भी 8920 के लेवल पर इन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया. वैसे टारगेट 90 रुपीस का था. हिमांशु का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो है GNA एक्सेल से जुड़ा हुआ 450 पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है. ओवरऑल रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आते दिखाई देंगे. देखिए कौन कहां पहुंच रहा है इस समय. तो 53% के रिटर्न्स है नीतीश कुमार के, 24% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता के, और 9% के रिटर्न्स पर खड़े हैं आशीष गयाल. लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट का पूरा एक्शन, और साथ ही साथ नो योर कंपनी भी. नमस्कार.